First time Pravez introduced in his class the whole subject of n-body problem. And you know very well that it is a potential which one particle exerts on the other and so on, and they are actually coupled Rij की वजह से 1 over Rij की वजह से. The potential is such a coupled that it cannot be separated and equations cannot be separated. अब नहीं सेपरेट होती जो इक्वेशन, उनको सॉल्व करना ही तो प्रॉब्लम. इसी बात को बोलते हैं एंटेंगल. आजकल हम एंटेंगलमेंट पे काम कर रहे हैं. दिस इज एंटेंगल. द प्रॉब्लम इज एंटेंगल. एक चीज दूसरे के साथ इस तरह से जुड़ गई है कि आप इसको अलग नहीं कर सकते. पहले लोग इसको डीकपलिंग बोलते थे. ये डीकपल हो सकता है कि नहीं? नाउ इट इज. ये टर्मिनोलॉजी भी समझने वाले कौन लोग हैं? कौन? थोड़े ही लोग हैं. अब मटेरियल साइंटिस्ट डज नॉट अंडरस्टैंड दिस. द एक्सपेरिमेंटलिस्ट डज नॉट अंडरस्टैंड. दे हैव जीरो आइडिया कि ये क्या बात मैं कर रहा हूँ. वो थ्योरेटिकल उस लेवल पे नहीं आते जिस पे कि ये प्रॉब्लम सॉल्वर्स बैठे हुए सोच रहे हैं. दे think that solutions are like patterns, and if the machine can recognize a pattern and learn to recognize a pattern, then that machine will tell you, this is pattern, observe. Here is the pattern. And then once you get that, you have solved the problem. आपको पता है कि मैं एक मीटिंग में बैठी हुई थी और वो मुझे कहने लगे कि अब आप इससे कोई बड़ी बात सोचें. आप तो हर वक्त ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, कोई नया काम भी करके देखें. This is new. तो दे डोंट हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि ऑप्टिमाइजेशन करना कोई छोटी बात नहीं है. Let me be very clear about this. एक प्याला नहीं होता जो प्याले के बॉटम पे पहुंचना है. The whole surface of the cup, whole surface of the cup, main solution ही solution है. Which one you would like to choose? The bottom वाला पर पहुंचना कैसे है? You know the surface solutions, and you want to reach at that. Whenever you want to solve such a problem, it requires optimization. Optimization तो मेरा ख्याल है हर चीज की है. ये पानी इसके बॉटम में बैठा हुआ है. इस ग्रेविटी के अंदर इसने सोल्यूशन ये फाइंड आउट कर लिया कि हियर इज द बॉटम, हियर इज द स्टेबिलिटी, हियर इज द. दैट्स हाउ द एटम्स भी ऐसे अपने आप को अरेंज करते हैं. मटेरियल अपने आप को ऐसे अरेंज. एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज आफ्टर द ऑप्टिमम. कुछ लोग एनर्जी को मिनिमम करते हैं, कुछ लोग पोलराइजेशन को मिनिमम करते हैं, कुछ स्टोरीज अबाउट द एंगुलर मोमेंटम मिनिमाइजेशन है, कुछ स्पिन मिनिमाइजेशन है, कोई क्लासिकल क्वांटम के मिक्सचर से करता है, कोई सिर्फ क्वांटम के ऊपर बैठ के करता है. बट ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर रियल बंच ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स. सो हाउ यू कैन किक आउट ऑप्टिमाइजेशन? I don't know. So I think they are not knowledgeable enough. Okay, let me give you another example. There is a famous thing called action. Action जो है, action एक integral है. Physics में action is an integral. This gives you the best path. Action की मदद से आपको optimum path मिलता है. वो पाथ जिस पे के पार्टिकल्स या थिंग्स अपने आप को ट्रेस करेंगे. तो एक्शन को क्या किया जाता है? ऑप्टिमाइज किया जाता है. यू नीड टू ऑप्टिमाइज द एक्शन. तो कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे अगर आपको ऑप्टिमाइजेशन की थ्योरी नहीं आती? यू नीड ऑप्टिमाइजेशन स्टडीज वेरी वेल. और ये जो है ना, इसमें इस शख्स का बड़ा काम जो है, इसको जेफरी का, जिसने कि ये मतलब कहा किया, वो ये है कि भाई मैं आउटपुट को किसी इनपुट की तरफ अगर ट्रेस करूं तो हाउ आई गेट दी वेट्स. तो व्हाट इज द बेस्ट पाथ टू ऑप्टिमाइज? ये बैक ट्रेसिंग से उसने निकाला है. ये जो थी ना कि फॉरवर्ड जाएंगे न्यूरल नेट्स में, ये नोन था.
इसको फॉरवर्ड ट्रेसिंग बोलते थे। फॉरवर्ड ट्रेसिंग के अलावा सबसे बड़ी बात उसने ये किया कि पॉलिनोमियल की हेल्प से वी विल गो बैक। और याद रखें कि when you have squeezed the data, you want to blow it up, you are bound to run into troubles. ये होता नहीं है आसान। तो मुश्किल प्रॉब्लम थी कि आउटपुट से इनपुट की तरफ जाना है। हाउ टू डू दिस इंजीनियर्स कॉल इट फीडबैक। बट फीडबैक के दौरान उसने W1, W2, W3 वेट्स जो थे न्यूरॉन्स की इंपॉर्टेंस के वेट्स से वो फाइंड आउट करने का तरीका दरियाफ्त कर लिया और मैथमेटिकल रिगरस मेथड है। तो देन आप ट्रेन कर देते हैं कि न्यूरॉन्स जो हैं वो इस तरह के वेट्स के साथ ये डिटेक्शन करेंगे एंड विल फाइंड दी मिनिमम पाथ टू रीच एट द सॉल्यूशन, द बेस्ट सॉल्यूशन, द बेस्ट सॉल्यूशन। अब वो हर जगह इस्तेमाल कीजिए। दिस इज अ टेक्निक रादर देन सेइंग कि मैं इसको सिर्फ कंडेंस मैटर फिजिक्स से रिलेट करूँ। ये वन एप्लीकेशन है, बड़ी सॉलिड एप्लीकेशन है। अनफॉर्चुनेटली वी ऑल ऑफ अस are working for the experiments. Experiments are the poor representation of the physics. और फिजिक्स की जो जंप है लॉजिक का, वो तो theoretical physics में है, और वो है ये कि we have now the connectivity between the condensed matter physics, the nuclear physics, the gravitational physics, and the machine learning. The deep neural networks are really such machines that can give us solutions, quick solutions for a very large Hilbert space. ये मेरा ख्याल है बहुत अच्छी बात है। Consequences क्या है? Machine can be trained to do this automatically. Machine can have the training of its neural nets all by itself. कैसे? ये दूसरा स्टेप है जो कि उठ गया है, और ये दूसरा बंदा है जो कि जिसने ये किया है, द सेकंड पर्सन जो कि नोबेल प्राइज के लिए उसने कहा है कि मशीन के अंदर ही ये पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि मशीन खुद डाटा जनरेट करे और अपने आप को ट्रेन करे, नया डाटा जनरेट करे और ट्रेन करे, नया डाटा जनरेट करे और ट्रेन करे। इवेंचुअली ये ट्रेन्ड मशीन जो है ये उनसे आउट परफॉर्म कर देगी जिनको आप ट्रेन कर रहे थे डाटा दे देके। Therefore, this machine will have mind of its own, and that's the breakthrough. ये another breakthrough है। हमने इसकी बहुत पुअर अटेम्प्ट एक छोटी सी की थी, वो ये थी कि कैसे वो डेल्टाज जो होते हैं उनकी को मशीन शुड डू इट ऑल बाय इटसेल्फ, कि वो डेल्टा टाइम फॉर द न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सीडेंट्स ऑप्टिमाइज खुद ही करे। हाँ, याद है मुझे। तो दैट काइंड ऑफ थिंग जो है ये आप समझे कि इसको 10 to the power 6 से लेके 10 to the power 23 के बड़े हिल्बर्ट स्पेस के लिए, कि जहाँ इवेंट्स इतने ज़्यादा हों, उसके लिए अगर ये करने में कामयाबी हो गई है तो ये लर्नड मशीन जो है ना ये बड़ी बिग शॉट है। ये है जिसका जफरी ने डर जाहिर किया कि दिस मशीन कैन टेक ओवर, दिस काइंड ऑफ फिजिक्स विल कम एंड शाइन, eventually it will come and shine like anything. It is just like this कि अब आप अपने मोबाइल से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पैटर्न रिकग्नाइज कर लेता है, तो आपको पता भी नहीं चलता, आप उसके ऊपर अपना फिंगरप्रिंट देते हैं। आपने देखा होगा कि गूगल की और कुछ जगहों पर एप्लीकेशन आ गई हैं जिसमें कि वो फेस रिकग्निशन कर लेते हैं। आप तस्वीरों का एक बहुत बड़ा सेट तो दे, थोड़ी देर में वो आपको बता देते हैं कि ये तस्वीर और ये तस्वीर और ये तस्वीर एक इकट्ठा ग्रुप है, ये वो पर्सन है। बल्कि बहुत बड़े ग्रुप में भी तस्वीर जो है ना उस पर्सन की वो आइडेंटिफाइबल है। हाउ? रिकग्निशन, फेस रिकग्निशन है। सिमिलरली फिंगरप्रिंट रिकग्निशन है, आई के रेटिना की रिकग्निशन है। थिंग्स जो कि पहले सोचते नहीं थे अब आपके पास आपके घर में अवेलेबल है। सिमिलरली यू कैन हैव योर डोर्स लॉक्ड और अनलॉक्ड विद द हेल्प ऑफ दीज रिकग्निशंस। तो
ये तो छोटी मेरा ख्याल है कि एप्लीकेशंस हैं, डे टू डे लाइफ की एप्लीकेशंस हैं। बड़ी एप्लीकेशन तो ये है कि आप बताएं कि ये नया मटेरियल जो है इसकी फेज ट्रांजिशन कैसे होगी, ये कौन कौन सी नई हिडन इसके अंदर ऑर्डर है, और ऑर्डर और डिसऑर्डर कौन कौन सा है इसका, और इसकी फिजिक्स किस तरह की है जिससे कि रेवोल्यूशन ऑफ मटेरियल्स कैन टेक प्लेस। रियली ये एक्सपेरिमेंट से बड़ी बात है। तकरीबन इनमें गैप जो है वो 200 ईयर्स का है। द एक्सपेरिमेंट्स आर एज प्रिमिटिव एज आप समझ लें कि आज से 200 साल पुराने, और थियरी इज एज फॉरवर्ड एज 200 ईयर प्लस। ये हमें है जो कि इस मशीन लर्निंग से हो रहा है। सो वी एक्सपेक्ट कि आपके एक्सेलरेटर से आपने जो कोलाइडर बना रखे हैं, कोलाइडर में जो पार्टिकल डिटेक्शन है वो पैटर्न रिकग्निशन से आसानी से हो जाएगी, और आप पहले से बता देंगे कि इधर से मुझे हिग्स पार्टिकल मिलने वाला है, इसका सिग्नेचर इस तरह का होगा, बिकॉज आपकी मशीन ने लर्न कर लिया होगा। किसी कैंसर के प्रोड्यूस होने से पहले ही डिटेक्ट करके कि ये वी आर लीडिंग आवर सेल्फ टू दैट डायरेक्शन, ये सेल के पैटर्न बता रहे हैं। माइक्रो केमिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी इज टेकिंग नाउ ए लीड। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सरेज की इमेजेस को देख के फैसला करना इंतहाई क्रूड एंड प्रिमिटिव चीज कहलाएगी। इस साल के दोनों जो नोबेल प्राइज़ हैं वो दोनों कंप्यूटेशनल को ही मिले हैं, केमिस्ट्री का भी और इसी तरह से तो फिज़िक्स का तो आप अभी जिक्र कर इसलिए रहे कि थे। पिछले 30 years में eventually people have recognized कि they have the applications in the daily life, वो एंटर हो गई हैं चीज़ें। आप ने महसूस किया होगा कि अब ऐसे सर्च इंजन्स लोगों ने बना लिए हैं जो कि आपकी मर्जी की चीज़ों को, आपके डाटा को परसेप्ट करते हुए आगे प्रिडिक्ट कर देते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। तो ये वाली बातें जो थी पहले तो नहीं थी, और ये आया कहाँ से है? ये आया तो उसी तरह की बड़ी मशीन से आया ना। कौन सी मशीन है? जो मशीन लर्निंग से आया, ऐसी मशीन जो लर्न कर जाती है। सो दैट इज रियली। अब ये कि कंप्यूटेशन तो अब क्यों नजर आया है, व्हाई इट इज हैपनिंग नाउ? 25-30 साल पहले की ये बातें हैं जो कि हम आपको बता रहे हैं। अब इसलिए आया है कि कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रेस हो गई है। हमारे कंप्यूटर जो है वो घर में पड़े हुए छोटे कंप्यूटर्स भी बहुत बड़ा जंप लगा गए। ये इसलिए हो गया, इंडस्ट्री कंप्यूटर की तरक्की कर गई है बहुत। उसमें वर्ल्ड वाइड वेब से डाटा जो था, बिग डाटा जो है वो अवेलेबल हो गया है टू डू दिस, कि अपनी उसको ट्रेन किया जा सके। अच्छा, मैनी लेयर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पॉसिबल हो गया है, और इंस्टेंटेनियसली हमने टाइम रिड्यूस कर दिया है कैलकुलेशन करने का। जो कैलकुलेशन पहले महीनों में होती थी वो अब सेकंड्स में हो जाती है। तो ये वे फॉरवर्ड है जिसकी वजह से ये चीज़ें आपकी डेली लाइफ में आ गई हैं, और अब इसकी इंपॉर्टेंस नज़र आने लगी। ऐसे व्हीकल्स जो कि ऑटोनमस होते हैं, ये खुद ही चलते हैं, खुद अपने आप को देखते हैं, ऑब्स्टिकल से बचते हैं, ये पहले तो सब थॉट नहीं थी ना। दिस इज ए जाइंट लीप रियल। सो कंप्यूटेशनल फिजिक्स, मुझे याद है कि कुछ लोग पूछते थे व्हाट इज कंप्यूटेशनल फिजिक्स। सो नाउ वी कैन रियली टेल कि यहाँ है कंप्यूटेशनल फिजिक्स। और अभी मैं एक डिस्कशन डॉक्टर सिकंदर से जो कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि न्यूमेरिकल मेथड्स की पुरानी ट्रेडिशन जितनी पढ़ाई जा रही हैं, ये जल्दी ही बहुत ही छोटी होने वाली हैं इन फ्रंट ऑफ दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग।